Hello everybody, good evening to all of you and welcome to E-Saral. This is Dr. शिवानी भार्गव. आज का जो हमारा सेशन है, बहुत सारे बच्चों को, कुछ बच्चों को शुरुआत से जितना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सीड करने के लिए आपका हार्डवर्क का रोल है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को फॉलो करना. तो आज वही मैं अपने सेशन में डिस्कस करूँगी. सबसे पहली चीज़, हम इन वीडियोस के थ्रू एक एक स्टेप्स हम आगे बढ़ेंगे, बेसिक से शुरू कर रहे हैं. सबसे पहली चीज़, कोई भी चैप्टर मेरा पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा और ये बात सच भी है, 90% स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग इन द रेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेकिन सिलेक्शन तो सिर्फ 1 से 2% बच्चों का होता है. 90% बच्चा मेहनती है, वो सही तरीके से सारी मतलब वो डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, कोई बुराई उसमें नहीं है. दिक्कत है सिर्फ स्ट्रैटेजी की, दिक्कत है वो स्मार्टली वर्क नहीं कर रहा है. तो सिलेक्शन तो सिर्फ 1 से 2% स्टूडेंट का होता है और ये तादाद मतलब इसमें बहुत वास्ट डिफरेंस है इन आंकड़ों में. तो कैसे, मतलब एक एक स्टेप मैं आपको इन सेशंस के थ्रू बताऊंगी. सबसे पहली चीज़, कोई भी चैप्टर जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं, मेक इट श्योर किसी भी चैप्टर को आप कब तक कंप्लीट नहीं मानेंगे. सबसे पहला स्टेप, आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, आपने सभी टीचर्स के मुंह से एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस के बारे में सुना होगा. एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. मैंने खुद ने अपने सेशंस में कई बार बोला है कि एनसीईआरटी साफ सुथरी नहीं चाहिए. मुझे एनसीईआरटी में वहीं बगल में नोट्स चाहिए, कॉपी भी नहीं अलग से, एनसीईआरटी के बगल में ही नोट्स होने चाहिए, जिससे कि मैं जितनी बार भी वो एनसीईआरटी की किताब खोलूंगी कि एनसीईआरटी का लैंग्वेज बेकार है, एनसीईआरटी में चीज़ें पॉइंट वाइज नहीं दे रखी, एनसीईआरटी को समझना मुश्किल है. तो सिंप्लीफाइड वर्जन हम बना रहे हैं, लेकिन मैम हम बनाएंगे कैसे, वो बिना लेक्चर्स के संभव नहीं है. तो जब पहली बार आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आप जिस भी एडुकेटर को फॉलो करते हैं, जिस भी टीचर को फॉलो करते हैं, वो चैप्टर का पहले आप वीडियो लेक्चर देखोगे. आपने लेक्चर लगा लिया तो आपके कॉपी के अंदर क्लास में जब सर ने या मैम ने पढ़ाया तो उनके हैंड रिटन नोट्स आपके पास बने हुए हैं. आपने वो टॉपिक पढ़ा, वो चैप्टर पढ़ा. हर दिन मेक इट श्योर कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर, तो आपको देखो यहाँ पर दिखाती भी हूँ. फॉर एग्जांपल ये देखो, मैंने यहाँ पर ही, मैं भी इसी की रिकॉर्डिंग करी थी, मैं यहीं पर मैं नोट्स बनाती चली जाती हूँ. ये नोट्स बना दिए मैंने, ये नोट्स बनते चले जाते हैं. यहीं पर हम हाईलाइट कर लेते हैं कि कैसे हो रहा है. ये इसमें तो मैंने अदर ब्लैंक स्लाइड पर बनाए, बाकी सारे नोट्स हम ये इस बगल में बनाते चले जाते हैं ना. ये देखो फॉस्फोरस, ये जेनेटिक मटेरियल इस डीएनएस का, ये पूरा ये कैसे ये एक्सपेरिमेंट, जैसे ये दिखाती हूँ, यहाँ से समझ में आएगा. जैसे ये सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल है, तो इसकी हेडिंग में सबसे पहला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये क्या है, ये पूरा मैंने यही शॉर्ट नोट्स बना लिए. लैंग्वेज मुझे नहीं पसंद आई एनसीईआरटी की. दूसरा, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसी ने दिया, ये क्या एक्सपेरिमेंट है, ये पढ़ के मैंने वही सिंप्लीफाइड वर्जन कर दिया यहाँ पर. फिर ये हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज से क्या था, फिर यह एनसीईआरटी में ब्लेंडिंग के पॉइंट्स कैसे हैं, इस तरीके से. तो आपको भी ऐसे ही करना है. इन वीडियो लेक्चर्स अगर आपको चाहिए तो लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, मैं इनको फटाफट से यूट्यूब पर भी पब्लिश करवा दूंगी. एनसीईआरटी पूरा एक एक वर्ड टू वर्ड डिकोड करके मैं नोट्स बनवा रही हूँ. तो पहला क्या होना चाहिए, पहला स्टेप. लेकिन ये कब तक आपने लेक्चर लगा लिया, आपके पास हैंड रिटन नोट्स हैं. अब समझ लो आपने आज का वीडियो लेक्चर में यही लगाया, एक्सपेरिमेंटल, ये वाला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. इसमें आपने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ा, आपने इसमें क्या बोलते हैं, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ साहब का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ा, आपने पढ़ा बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट. तो पहला काम, मैंने उसका वीडियो लेक्चर लगाया, तुरंत बाद ही उस टॉपिक की एनसीईआरटी ओपन करूँगा, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाई. एनसीईआरटी ओपन करने के बाद मेरे हैंड रिटन नोट्स बन गए, बहुत अच्छी बात है. एनसीईआरटी में जैसे मैंने भी आपको दिखाया ना, बगल में साइड में सिंप्लीफाइड नोट्स पॉइंट वाइज मैंने लिख लिए, डायग्रामेटिकली मैंने बना लिए. तो वो आपकी एनसीईआरटी साथ साथ रिवाइज भी हो रही है और उसके सिंप्लीफाइड वर्जन में नोट्स एनसीईआरटी में बगल में बनते जा रहे हैं. ये काम हो गया. इस तरीके से मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी. तो मेरे पूरी चैप्टर की एनसीईआरटी के सिंप्लीफाइड नोट्स मेरे करंट सेक्शन के साथ ही बन गए. मेरी एनसीईआरटी साफ सुथरी नहीं है, मुझे साफ सुथरी एनसीईआरटी चाहिए ही नहीं. एनसीईआरटी के नोट्स मुझे कोई अलग से कॉपी में सुंदरता के साथ हेडिंग के साथ नोट्स नहीं, मुझे एनसीईआरटी में ही बगल में बनाने. जगह कम पड़ती है, वो स्टिक ऑन्स आते हैं, वो चिपका लो. ये काम हुआ. दूसरा काम, अब ये चैप्टर खत्म हो गया ना, करंट सेक्शन के साथ रोज तो मैं ये काम कर ही रहा था. अब ये चैप्टर खत्म हो गया. अब मैं आज इत्मीनान से मेरे पूरा
लेक्चर 1 से लेकर एंड तक पूरा मेरे हैंड रिटन नोट्स पढ़ूंगा। और वही तरीका, आज मैंने 5 टॉपिक पढ़े मान लो उस पर्टिकुलर चैप्टर के, तो वही 5 टॉपिक की एनसीईआरटी मेरे नोट्स क्योंकि बने हुए हैं हैंड रिटन सिंप्लीफाइड बगल में, मैं रोज करंट के साथ बना रही थी, उनको भी रिवाइज करता जाऊंगा, करूंगा। ये मेरे को करना है, चाहे आपको लगे यार ये तो आता है, तो भी करना है, यही काम करना है। ये काम किया, डन हुआ। इस तरीके से चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से चैप्टर जब आप कंप्लीट करोगे तो देखा जाए तो करंट में जब चल रहा था, एक एक लेक्चर आपका जब चल रहा था, तब वो रिवीजन भी आप 2 बार कर रहे हो, क्योंकि एक बार हैंड रिटन नोट्स क्लास नोट्स से पढ़ रहे हो, दूसरी बार आपने एनसीईआरटी के वही सिंप्लीफाइड नोट्स बने, तो पहले दिन में ही 2 बार रिवीजन हुआ। फिर जब पूरा चैप्टर खत्म हुआ तो आपने पहले अपने हैंड रिटन नोट्स पढ़े और एनसीईआरटी के सिंप्लीफाइड नोट्स भी जो आपने बनाए हैं वो पढ़े, तो आप 4 बार रिवीजन तो इसका ऐसे ही कर चुके ना। 4 बार रिवीजन हो गया, 2 बार क्लास नोट्स का और 2 बार एनसीईआरटी वाले का। अब मेरा काम क्या है, मैंने थ्योरी कमांड में कर ली, अब मैं थ्योरी हटाऊंगा साइड में। अब मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगा इसका। तब तक मैं दूसरे चैप्टर पे नहीं बढ़ना मुझे, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाऊंगा, मैं मॉड्यूल सॉल्व करूंगा। मैंने मॉड्यूल सॉल्व करे। मॉड्यूल सॉल्व करने की टेक्निक क्या, जैसे आज तक करते आए हैं वैसे नहीं करेंगे, टेक्निक के थ्रू करेंगे। हमेशा मॉड्यूल सॉल्व पूरे साल भर टेस्ट के फॉर्मेट में करना है, ठीक है। पर्टिकुलर जैसे आपने मॉड्यूल में देख लिया कि कितने क्वेश्चन है भाई, 200 क्वेश्चन है। टाइम निर्धारित कर लो कि 200 क्वेश्चन मुझे इतने मिनट्स में कंप्लीट करने हैं, उतने ही पर्टिकुलर वो टाइम बाउंडेशन के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। बीच बीच में आंसर नहीं देखने और एक सिटिंग में वो सारे क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉड्यूल की मैंने करी आज। मैंने 200 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब भले ही 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक ले लो। अब फिर उसके बाद तुम अपने जो क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए हैं उनका डीप एनालिसिस करोगे। बहुत से बच्चे नहीं करते हैं, ये चीजें स्किप करते हैं, इसीलिए बता रही हूँ। एक एक स्टेप जो मैं बता रही हूँ आप उसे फॉलो करते जाइए। आपको आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, अगर कंडीशन आप हार्ड वर्किंग है तो। बिना उसके वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन मैं बोलती हूँ 90% स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग इन द रेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सिलेक्शन तो सिर्फ 1 से 2% बच्चा लेके जाएगा, तो 1 से 2% कैटेगरी में आने की चीजें हैं ये। एनसीईआरटी के सिंप्लीफाइड नोट्स मेरे करंट सेक्शन के साथ ही बने हुए हैं। मेरे टीचर ने जो मुझे पढ़ाया उसके नोट्स मेरे पास अलग से कॉपी में बने हुए हैं। फिर ये चैप्टर पूरा हो गया, करंट में तो ऐसा कर ही रही थी। जब चैप्टर पूरा हो गया मैंने एक दिन बकायदा थ्योरी को ही डेडिकेट किए। पहले अपने टीचर के नोट्स पढ़े, एनसीईआरटी के वो सिंप्लीफाइड मैंने जो नोट्स रोज मैं बनाती जा रही थी वो पढ़ लिया। तो एनसीईआरटी और सर मैम ने जो भी पढ़ाया वो तो मैं खा चुका हूँ मैम, एकदम अच्छे से याद हो गया। अब मैंने मॉड्यूल से शुरुआत करी है, मैंने मॉड्यूल सॉल्व किया। मॉड्यूल सॉल्व करने का तरीका, टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। वैसे भी एक अच्छा डॉक्टर वो नहीं होता जिसका ट्रीटमेंट अच्छा होता है। ऑब्वियस सी बात है, ट्रीटमेंट तो अच्छा होना ही चाहिए। डायग्नोसिस जिसका बढ़िया होता है ना, जिसने बीमारी पकड़ ली कि है क्या, तो ट्रीटमेंट तो आप दे दोगे। डायग्नोसिस बेहतरीन होना चाहिए। जिसका डायग्नोसिस अच्छा है वही डॉक्टर अच्छा होता है, क्योंकि डायग्नोसिस अगर प्रॉपर पता हो तो ट्रीटमेंट कोई भी लिख सकता है। कोई भी मतलब मेडिकल पर्सन ही मैं बता रही हूँ, लेकिन डायग्नोस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, थ्योरी कर ली, दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग। उसका डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद अब मेरा काम है डीप एनालिसिस। डीप एनालिसिस क्या, बकायदा नोटबुक में लिखूंगा मैं क्या कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। तो जब पहली बार जब चेक करोगे ना तो ये क्वेश्चन गलत हुए। अब हर क्वेश्चन में किस टाइप की गलती करिए, ये डीप एनालिसिस आपको करना है कि क्या मेरा क्वेश्चन सिली मिस्टेक में गलत हुआ है। मैं नोट नहीं पढ़ता, मैंने ये नहीं किया, तो ये लिखो बकायदा मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 2, मैच द कॉलम्स में, क्योंकि मैंने टाइम बाउंडेड क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, मेरे पास समय की कमी हो गई तो प्रेशर में मेरे से क्वेश्चन गलत हो गए। मिस्टेक नंबर 2 बकायदा लिखो, मेरे टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। मिस्टेक नंबर 3, ये मेरे को पता है, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ता हूं मैम, कुछ चीजें थ्योरी के टाइम पे भी ऐसे होती है डामाडोल, क्वेश्चन हमेशा उस यूनिट से गलत हो रहे हैं, तो उस चैप्टर में बकायदा नोट्स बनाओ। रेप्लिकेशन से क्वेश्चन गलत होते हैं, ट्रांसलेशन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जहां से मेरे बकायदा नोट्स बनेंगे उसके एक पूरा खर्रा लिखूंगी मैं कि मेरी किस तरीके की मिस्टेक्स मैंने वहां पर कमिट की है। तो आपके पास आपकी गलतियों पूरी इकट्ठी हो गई, दैट इज द डायग्नोसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर।
वो डायग्नोसिस उस बीमारी का, जो बीमारियां हो रही है ना उस चैप्टर में, जहां जहां गलती हो रही है वो गलती बीमारी, उसका डायग्नोसिस मैंने तैयार कर लिया है। फिर उसके बाद मार्किंग सिस्टम, क्वेश्चंस में मार्किंग सिस्टम क्या, जब चेक कर लिया ना, कुछ चैप्टर्स कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे कि पढ़ते अरे शिट यार ये तो सिली मिस्टेक में गया, कोई भी सर्कल मार्क कर दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे कि हाँ मैम इसकी थ्योरी ना कच्ची पक्की है, उतना परफेक्शन में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन मेरे उस टॉपिक के गलत हो जाते हैं, ट्रायंगल मार्क कर लिया, मतलब थ्योरी को ज़्यादा कमांड में लेने की ज़रूरत है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके आंसर चेक करने के बाद भी, थ्योरी देखने के बाद भी आपसे सॉर्ट आउट ही नहीं होते, आपको अपने टीचर की मदद लेनी पड़ती है। उलझाने वाले क्वेश्चन होते हैं, मैम अटक जाता हूँ, मुझसे नहीं हुआ था ये सॉल्व, स्क्वायर मार्क या कोई भी ऐसा मार्किंग कर लिया आपने, तो जिससे कि क्या होगा, जब अगली बार आप इस चैप्टर पे आएंगे, एक तो खर्रा लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में किन किन तरीके की मिस्टेक मैं कमिट करता हूँ, और वो क्वेश्चन में भी मेरी मार्किंग हो रखी है कि यहाँ पर ये मिस्टेक की थी। जब मैं अगली बार रिवीजन करूंगी ना, तो मैं उन चीज़ों को आप ना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ करूंगी, मैं ज़्यादा फोकस करूंगी। तो ऐसे तो मैं जब अपनी इन गलतियों का 2 से 3 बार रिवीजन कर लूंगी, तो मेरी बात मान के चलिए, ना चाहते हुए भी वो चैप्टर आपके कमांड में आ जाएगा। और उस चैप्टर का नीट का प्यार जरूर देख लेना कि भैया ये जो मैं गलतियां कर रहा हूँ ये कहीं नीट का प्यार भी तो नहीं है, यहां से ही तो कहीं ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। अगर ऐसा है तो भूल कर भी ये मिस्टेक मुझे कमिट नहीं करनी है। अगर आप इस तरीके से हर चैप्टर को पूरा कर रहे हैं, फिर उसके बाद मॉड्यूल लगा लिया, अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगा। जब आप उसके 15 साल के क्वेश्चन लगाओगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। नीट का प्यार लगा लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि भैया क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर में अधिकतर इस टॉपिक से आते हैं। तो ये जो है आपके शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी एनसीईआरटी में बगल में बन चुके, हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी हैं मेरे पास, शीट मॉड्यूल में मार्किंग ऑलरेडी है, कहाँ किस तरीके की मिस्टेक, और बकायदा मेरे पास नोट्स बने हुए, इस चैप्टर में इस तरीके की मिस्टेक करता हूँ, इस चैप्टर में मेरे ये टॉपिक वीक है, तो मैं बार बार जब इसको रिवीजन में आएगा, ये मेरे बैक पोर्शन रिवीजन में आएगा, मैं इसे स्पेशल कमांड स्पेशल फोकस के साथ पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली मेरे कमांड में आ जाएगी। पहली बार में नहीं, मेरे से लिख के ले लो, आप जब मल्टीपल रिवीजन सिस्टम में आओगे ना, तब ये बैक पोर्शन में आएगा, दूसरी बार तब आपको उतना इंप्रूवमेंट नहीं, तीसरी बार में आप अपनी सारी गलतियां भी, जब वो क्वेश्चन आएगा ना, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, बैक पोर्शन कैसे साथ में लेना है, सब आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इन तरीके के सेशंस में मैं आपको डिलीवर करूंगी। लेकिन आप मुझसे मान के चलो कि अगर आप इस तरीके से हर चैप्टर को पूरा करते हैं, बैक पोर्शन कैसे कवर करना है, कैसे अपने टारगेट्स डिजाइन करने हैं, ये आने वाले सेशंस में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इस तरीके से अगर पहला पड़ाव किसी भी चैप्टर का आप, मैंने जिस तरीके से आपको बताया उस तरीके से पूरा करते हैं, तो आई विल मेक इट श्योर, मैं गारंटी के साथ आपको ये कह सकती हूं कि उस चैप्टर से जो क्वेश्चन आपको गलत करते हो ना, वो पहले ही क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के आपको बोलेगा कि तूने मेरे में इस तरीके की मिस्टेक की थी और मेरा आंसर ये नहीं ये है। ये चीजें आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, बिलीव मी। आपको इसी तरीके की प्रैक्टिस को फॉलो करना है, क्योंकि ये बात सच है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलता है। देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्डवर्क, हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट भी नहीं है, लेकिन सिर्फ हार्डवर्किंग होने से काम नहीं चलता, हमें स्मार्टली काम करना है, स्ट्रैटेजिकली काम करना है। तो वो स्मार्ट वर्क कैसे करें, वो स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, वो इन्हीं तरीके के सेशंस हर सैटरडे आपको मिलेंगे। उनको वो मैंडेटरी वॉच है तो मेरे सभी प्यारे बच्चों के लिए, तो ये ज़रूर कर लें। तो मुझे प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ कि कितने बच्चे इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और पहला पड़ाव इसी तरीके से पूरा करेंगे। फिर नेक्स्ट एपिसोड में मैं नेक्स्ट पड़ाव की तरफ आपको बढ़ूंगे, किस तरीके से बैक पोर्शन को कमांड में लेना है, बैक पोर्शन के टारगेट्स कैसे डिसाइड करें। और बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है, अब एनसीईआरटी कैसे पढ़ेगी, तो यहाँ से सॉर्टेड हो गया इस सेशन से। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है, मैम मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत से बच्चे पूछते हैं, मैम कितने घंटे में करंट सेक्शन को दूं और कितने घंटे में बैक पोर्शन को दूं। मुझे तो जीवन में आज तक ये घंटों का हिसाब समझ में ही नहीं आया। ठीक है, क्या होना चाहिए, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, इसके लिए मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी, वहां पर हम बात करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आज जो टिप्स आपको दी है, मेरे सारे बच्चे उनको फॉलो करेंगे। यस, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये तो मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल दिया,
यहीं पर चैप्टर थोड़ा रिवर्स कर दो, प्लांट डाइवर्सिटी में प्लांट किंगडम ले लो, प्लांट किंगडम ले लो, एनिमल किंगडम ले लो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ले लो, कोई भी ऐसा चैप्टर जिसमें एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा है, जिसमें रटने की चीजें ज्यादा है, उसमें एक काम जरूर करना है, एक चीज ये एड ऑन कर लेना, जिस पर्टिकुलर चैप्टर में एग्जाम्पल्स ज्यादा है, रटने की चीजें ज्यादा है, बहुत से बच्चे अरे वाह क्या टीचर है, क्या ट्रिक बताई है इसने, हर लेक्चर में मैं 5 ट्रिक बता के जा रही हूं तुम्हें उस चैप्टर में, हर लेक्चर में मेरे हर एक पैराग्राफ में मैं तुम्हें एक ट्रिक डिलीवर कर रही हूँ, तुम्हें लगेगा वाह मजा आ गया मैम, क्या ट्रिक है और क्या ये ऐसे आप याद करवाते हो, सब तुरंत याद हो जाता है। मैं किसी टीचर को यहाँ पर पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ, प्लीज डोंट टेक माई वर्ड्स अदरवाइज, बट दिस इज द वर्स्ट प्रैक्टिस आई टोल्ड यू। चाहे वो ट्रिक तुम्हें उस समय कितनी ही अच्छी ही लगती हो, एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं हर लेक्चर में 5 ट्रिक डिलीवर कर रही हूँ, 4 ट्रिक डिलीवर कर रही हूँ, मेरे बायोलॉजी का पोथा है इतना बड़ा, मुझे ट्रिक्स भी याद नहीं रहने वाली, मैं तुम्हें लिख के अश्योर कर देती हूँ। हाँ पूरी बायोलॉजी में ही 4 ट्रिक हो तो काम चलेगा मैम, पूरी बायोलॉजी में 4 ट्रिक तो याद हो जाएगी, मैं हर लेक्चर में 4 ट्रिक डिलीवर करूंगी तो बेटा ट्रिक भी याद नहीं रहेगी। तो ये फॉल्स प्रैक्टिस है, इसके पीछे बिल्कुल मत भागिए। वो टीचर आपको वो ट्रिक उस समय आपको कितनी ही अच्छी लगते हो, पर वो धोखा है, वो धोखा है, उस धोखे के पीछे ना जाए। करना क्या है, एग्जाम्पल्स को रटने का बेस्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ। कुछ में मिनरल न्यूट्रिशन के चार्ट पढ़ाने की ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, पर उस पूरे चैप्टर में मैं सेम ट्रिक फॉलो करवाती हूँ, अलग अलग ट्रिक नहीं दूंगी कि बच्चा कंफ्यूज ही हो जाए फिर। और पूरी बायोलॉजी में 5-6 ट्रिक होगा, काम चलेगा, हर लेक्चर में 5 ट्रिक डिलीवर करूँ वो वेस्टेज है। तो एक तो ये फॉल्स प्रैक्टिस नहीं करनी। दूसरी चीज, अब मैम फिर एग्जाम्पल्स वाला चक्कर तो बताओ फिर क्या करें, मेरे साथ तो दिक्कत ही है, आज मैंने एग्जाम्पल रटे लगेगा, आज तो वाह क्या बात है सारे याद हो गए, 4 दिन बाद सपाचट मामला, कुछ भी नहीं याद रहता। सबके साथ ऐसा ही होता है यार। क्या करना है उसके लिए, इंटेंशनली नहीं याद करेंगे, अनइंटेंशनली ही याद हो जाएगा वो हमें। कैसे, मैं बताती हूँ। एग्जाम्पल्स वाली चीज को मुझे सिर्फ कॉपी में नोट्स बना के नहीं लिख रहे, उससे काम चलेगा भी नहीं। मैं बकायदा एक चार्ट बनाऊंगी एग्जाम्पल्स का, अपने रूम की दीवार पे चिपका लूंगी। मुझे कोई इंटेंशन के साथ, मुझे रट्टा नहीं लगाना उस चार्ट का कि मुझे ये याद करना है आज। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, न्यूज़पेपर में कभी इंटेंशन रखते हो कि तुम्हें न्यूज़पेपर याद करना है, जस्ट न्यूज़ पढ़ते हो। वो चार्ट चिपकाया कमरे की दीवार पे उस एग्जाम्पल का जो याद नहीं होता उस पर्टिकुलर टॉपिक में, और बहुत कमी है ऐसे पूरे बायोलॉजी में, वो चिपकाओगे। जैसे दवाई लेने का टाइम होता है ना, टाइम फिक्स कर लो कि मैं जब सुबह उठता हूँ मेरा सबसे पहला काम है उस चार्ट को रीड करना। रीड करना मैं कह रही हूँ, जस्ट ए न्यूज़पेपर रीडिंग। मैं रीड करता हूँ उस चार्ट को, मैं रात में सोने से पहले उस चार्ट को रीड करता हूँ। मैं जब खाना खाता हूँ दिन में, मैं ब्रेक लेता हूँ, आई विल मेक इट श्योर कि मैं खाना खाने के बाद एक बार वो चार्ट ज़रूर पढ़ रहा हूँ। और ऐसे ही दिन में जब मैं बीच में ब्रेक लेता हूँ ना, मैं 1-2 बार चार्ट वो पढ़ लेता हूँ। तो चाहते हुए ना चाहते हुए, कोई अलग से समय नहीं दे रहे, मतलब मैं मॉर्निंग एक्टिविटी अपनी सुबह की दिनचर्या शुरू ही तब करता हूँ जब एक बार मैं चार्ट देख लेता हूँ। मेरा दिन का अंत तभी होता है, मैं बेड पर सोने ही तभी जाता हूँ जब मैं वो चार्ट पढ़ लेता हूँ। पढ़ना है सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, और उसको पढ़ने में, रटने की नहीं कह रही, पढ़ रही हूँ मैं सिर्फ। और ऐसे ही दिन में 2-3 बार और हो रहा है, तो आप ना चाहते हुए भी दिन में 5 बार वो चीज़ पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं। मैं याद करने के लिए घंटों नहीं खड़ी उसके सामने, आधा घंटा दीवार के सामने खड़े होकर रट्टा नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ एक न्यूज़पेपर रीडिंग दे रही हूँ। आप 15 दिन तक ये प्रैक्टिस फॉलो करो। आपने याद करने की कोशिश भी नहीं की, आपने सिर्फ 5 मिनट ही दे रहे हो, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, और 15 दिन में वो एग्जाम्पल चाहते हुए भी नहीं भूल पाओगे। ये ट्रिक फॉलो करो, इसी तरीके से चीज़ें याद करनी है। एग्जाम्पल वाली चीज़ सिर्फ कॉपी में सजने के लिए नहीं होती, वो हमारी दीवारों के लिए बनी हुई है। तो ये काम आपको करना है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कितने बच्चे इन प्रैक्टिस को फॉलो करने वाले हैं। क्या आप इस तरीके के स्ट्रैटेजी सेशंस हर सैटरडे को चाहते हैं? तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और जिस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ने की बात मैं कर रही हूँ, मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स उसकी कर ली हैं। अगर आप चाहते हैं उस तरीके से लेक्चर से पढ़ना तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में डालें। मैं जल्द ही ये लेक्चर्स आपके यूट्यूब पर डालना फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर दूंगी। सो दैट्स इट, इट इज़ ऑल अबाउट दिस, इट इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज सेशन। थैंक यू एवरीबडी, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।